हमने लास्ट पॉलिनेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स को स्टार्ट किया था, उसे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको अभी हाइड्रोफिली और एनिमोफिली का तरीका बताया। अगर वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो अपन उसे हाइड्रोफिली कहेंगे, अगर वो हमारे एयर से हो रहा है इट्स मीन एनिमोफिली। अब उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इंसेक्ट के थ्रू, अगर कोई पॉलिनेशन का प्रोसेस इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है इट्स मीन उसे हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनके ये जो वर्ड हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोमोफिली। तो आपको ध्यान में रखना है, इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता ही दिया। अगर हाइड्रोफिली और अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पर हमें फ्लावर के हमने वहाँ पर प्रॉपर्टी देखी थी कि फ्लावर का कलरफुल होना कोई कंपलसरी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नेक्टर बनेगा। बट अगर हम जूफिली मतलब अगर एनिमल इंसेक्ट से थ्रू अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें फ्लावर की क्वालिटी थोड़ी सी अलग वेरी देखनी पड़ेगी। और उसमें है कि इसमें जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज होंगे इन साइज़ में, कलरफुल होंगे, फ्रेगमेंट मतलब इसमें खुशबू सी आएगी और अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम जूफिली के तरीके से मतलब किसी एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो फ्लावर का अट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी, ताकि उसे अट्रैक्ट होकर वो जो भी है इंसेक्ट या कोई भी एनिमल उसके पास आए। दूसरा नेक्टर देखो एक लिक्विड होता है जो एक नेक्टर ग्लैंड में से रिलीज और सिक्रिएट होता है। तो जो फ्लावर के अंदर नेक्टर बनेगा ना, वहीं उन्हीं फ्लावर पर इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। 80% हम देखते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। और इंसेक्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है हनी बी। ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो हनी बी के थ्रू होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात रखनी है कि फ्लावर और इंसेक्ट के बीच म्यूचुअलिज्म या अपन कह सकते सिम्बायोसिस रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब अपन कह सकते हैं एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो। इस पर्पज से भी हम इंसेक्ट पॉलिनेशन को दे सकते हैं। उसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं यूका मोथ। यूका मोथ रिलेशन में यही है, यूका एक फ्लावर का नाम है और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारा मोथ है वो अपने एग ले करने आता है और इसी बीच उसको पॉलिनेट कर देता है। फाइकस और वास्प में भी एक रिलेशन है कि वास्प जो होता है एग लेइंग करने आता है और इसी बीच फाइकस के फ्लावर को क्या कर देता है, पॉलिनेट कर देता है। साल्विया के अंदर भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो इंसेक्ट होता है वो उसे पॉलिनेट करने आता है और फिर बदले में वो उसे नेक्टर और प्लस एग लेइंग करने के लिए उसे प्लेस दे देता है। कहने का मतलब यहाँ पर अच्छा सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये साल्विया है, तो साल्विया के अंदर अपन ने बात करनी है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। उसी प्रकार फाइकस के लिए हम बात करते हैं कि जो फाइकस होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर इस तरीके से हाइपोथोडियम इनफ्लोरेसेंस होता है और इसके अंदर ये देख सकते हैं आप इंसेक्ट एंट्री कर रहा है और यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा नेक्टर को लेने के लिए और बदले में इसके फ्लावर को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। तो ये कुछ तरीके रहते हैं। इंसेक्ट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूका मोथ, फाइकस, वास्प और साल्विया। ये कुछ एग्जाम्पल है जो सिम्बायोसिस रिलेशन में रहकर पॉलिनेशन करते हैं और ये इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटोमोफिली। देखो प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी है, उसे आपको अपने माइंड में रखना है। सेम एज अगर अपन बात करें बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो बर्ड भी यहाँ पर किसी फूड सोर्स की वजह से फ्लावर के अट्रैक्ट होने की वजह से उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है इट्स मीन ऑर्निथोफिली। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि बर्ड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या नाम देंगे। प्रॉपर्टी सेम जैसे ही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इवन अपन कह सकते हैं बर्ड में भी कौन कौन सी बर्ड है जो ज़्यादातर पॉलिनेशन करती है। हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड मानी जाती है, ये सन बर्ड, ये ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर हम ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन देखते हैं। पेट्रोफिली मतलब क्या हो गया, बैट पॉलिनेशन। अगर कोई फ्लावर अपन करें रात में ब्लूम हो रहा है, मतलब रात में वो खिलता है, तो वहाँ पर अपन कहते हैं बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना, साइज़ बड़ा होना चाहिए फ्लावर का और अपन कह सकते हैं उसमें नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर रिलीज करना चाहिए ताकि उसे अट्रैक्ट कर सके एनिमल को। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहते हैं और ये कुछ टाइप रहते हैं इंपॉर्टेंट आपको जो मैंने बता दिए हैं, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली और हमारे एंटोमोफिली। ये छोटा सा हमारा एक टॉपिक हुआ क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स का। अब आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर कर लेना है कि
कि पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसा है, मतलब राइट पॉलन ग्रेन राइट स्टिग्मा कोई पॉलिनेट कर रहा है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पर सही पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा के पास जाए तब अपन कहेंगे कंपेटिबिलिटी सही है। अगर वो गलत पॉलन ग्रेन चला गया तो अपन कहेंगे इनकम्पेटिबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था इनकम्पेटिबिलिटी क्या है कि अगर कोई प्रोसेस अपन करना चाह रहे वो नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर अपन कह रहे कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर वो एरर कोई भी हो सकता है, जैसे हमने जब बात की थी इंट्रा इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पा रहे या पॉलन ट्यूब नहीं बन पा रही, सही पाथ पर वो नहीं जा पा रही, बहुत सारे कोई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपस में फ्यूज़न नहीं हो पा रहा मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो वहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी देखने को तो हमें ये ध्यान में रखना है इंटरेक्शन वाली बात। इंटरेक्शन में हमें ये ध्यान में रखना है कि राइट पॉलर ग्रेन टू राइट स्टिग्मा होना चाहिए, और यहाँ पर जो फीमेल का जो पार्ट होता है पिस्टल या गाइनोसियम वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस के थ्रू कि भाई पॉलन ग्रेन मेरी ही स्पीसीज़ का है या अलग स्पीसीज़ का है। तो अगर वो राइट स्पीसीज़ का मतलब उसी के कह सकते हैं ग्रुप का है तो कंपेटिबिलिटी है, अगर नहीं है तो इट्स मीन इनकम्पेटिबिलिटी है। तो ये बात ध्यान बहुत रखनी जरूरी है। जब फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये कंपेटिबिलिटी वाला टेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि स्पेसिफिक होता है कि ऐसा नहीं कि हर कोई फ्लावर किसी पॉलन ग्रेन से क्या हो जाए पॉलिनेट हो जाए। तो जब ये स्पेसिफिक होते हैं तो वहाँ पर कंपेटिबिलिटी की बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर कंपेटिबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलन ग्रेन भी बनेगी और पॉलन ट्यूब भी बनेगी, और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी और स्टाइल से होते हुए अपन कैसे तो ओवरी में चली जाएगी। वहाँ पर अपन ने बात की थी ना जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं एंडोस्पर्म के अंदर, हमने याद हो आप लोगों को, तो वहाँ पर हमने ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने बात की थी माइक्रोपाइल की तरफ अपने सिनर्जिड जो सेल्स बनाई थी वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी जिन्हें अपन फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। वहाँ पर ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स की तरफ जाने पर, सेल्स की तरफ जाने पर, ताकि वो उन्हें प्रॉपर पाथ मिल जाए फीमेल गैमेट तक पहुंचने का। कहने का ये मतलब है जो पॉलन पिस्टल जो इंटरेक्शन होता है बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा और एमजाइगोट नहीं बन पाएगा। तो इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट होना चाहिए पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और किस तरह ये पॉलन ट्यूब होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर सिनेट्रिड सेल्स से होते हुए कैसे फीमेल गैमेट तक जो हमारे मेल गैमेट हैं वो पहुँचते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस होता है हमारा पोलर पिस्टल इंटरेक्शन वाला। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जर्मिनेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है, या कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसके वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा सकता। अगर सेम ही स्पीसीज के बीच हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे, अगर एक ही जीनस के डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर आपको इनकम्पेटिबिलिटी दिख रही है इट्स मीन वो इंटर स्पेसिफिक हमारा इनकम्पेटिबिलिटी है। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि गैमेट्स बन गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स बन गए लेकिन फ्यूजन नहीं हो पा रहा, चलो फ्यूजन हो भी गया प्रॉपर जाइगोट नहीं बन पा रहा, मतलब किसी भी लेवल पर आपको कोई भी अगर एरर दिख रहा है ना तो इट्स मीन वहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वहीं रुक जाएगा और वो अपने आप में एक इनकम्पेटिबिलिटी में चला जाएगा। अब अपना अगला जो पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारा अपन कह सकते हैं ये हमने जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था उसका सेकंड फेज है, याद है आप लोगों को, या सेकंड इवेंट है। फर्स्ट इवेंट है मैंने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड इवेंट कहा था फर्टिलाइजेशन, और थर्ड इवेंट कहेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो निषेचन फर्स्ट निषेचन और पूर्व निषेचन की जो हमने प्रोसेस पढ़े थे उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस तो पढ़ ही लिया, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण कैसे होते हैं और पॉलिनेशन कैसे होता है इसको हमने सीखा। अब हमारा जो सेकेंड फेज है वो है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन की देखो बेसिक डिफाइन तो हम सब जानते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का जो आपस में फ्यूजन हो रहा है इट्स मीन फर्टिलाइजेशन या निषेचन। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रेसबर्ग ने लिलियम प्लांट के अंदर देखा था। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। प्लांट के अंदर जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप सब बहुत बेसिक सा है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सही बात है, जैसे अपन बात करते हैं पॉलन ग्रेन का अंकुरण होना चाहिए और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जब तक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी तब तक हम फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब किस तरह ओवरी तक पहुंच रही है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फिर ये ओवरी से होते हुए पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे पहुंचेगी उसकी एंट्री, और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है इन दी एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर
ये कौन है, एग सेल है। हमारा टारगेट यही है कि हमें अपने मेल गैमेट्स को एग सेल तक पहुंचाना है फ्यूजन के लिए। तो 4 स्टेप के अंदर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। फिर दूसरा मतलब सेम ही है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट कर दी है अपन ने। तीसरा क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन दी ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है बिजांड है उसके अंदर हमारे प्राग नली की एंट्री होगी। और लास्ट हमारी एंट्री किसके अंदर करानी है, पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में करवानी है, ताकि हमारा ये जो फ्यूज़न वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसे हम समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो कैन यू सी, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहे हैं। मोस्टली हमने बात की थी ना कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद ही हमारा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, मतलब 3 सेल कंडीशन में आता है, मतलब मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, उससे पहले नहीं होता जब तक पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता। तो हम यहाँ कह रहे हैं जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर आते हैं तो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेल गैमेट बनने लग जाते हैं। साथ ही साथ पॉलन ट्यूब बन रही है, आपको दिख रहा है। वेजिटेटिव सेल याद हो तो आप लोगों को जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, हम 2 सेल्स की बात की थी। तो ये देखो पॉलन ट्यूब होती स्टाइल से होती हुई अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए हमारे ओवरी से होते हुए ओव्यूल में जा रहे हैं। ओव्यूल से एंट्री लेते हुए कहाँ जा रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होना है, एग सेल है। इस तरीके से पूरा पाथ होता है फर्टिलाइजेशन का। और जब ये पूरे पाथ में पहुँच जाते हैं तब अपन देख सकते हैं यहाँ पर 2 मेल गैमेट जो एंटर कर जाते हैं हमारे माइक्रोपाइल वाली साइड की तरफ से, क्योंकि सिनर्जिड सेल और एग सेल जिसे अपन एग एपरेटस कहते हैं वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मेल गैमेट्स है वो एंटर करते हैं। तो मेल गैमेट जब एंटर करते हैं हमारे माइक्रोपाइल की तरफ से, तो वहाँ पर हमारे जो एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है मेल गैमेट, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है पॉलन न्यूक्लाई के साथ फ्यूज हो जाता है। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो 1 बाय 1 हम इसे डिटेल में बात करते हैं। पहला हमें क्या करना है, पॉलिनेशन का जो हमने प्रोसेस किया, अब उस पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे, स्टिग्मा में, वहाँ पर उनका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। अब आपको बात ध्यान में रखनी है कि हम मोस्टली तो मानते हैं कि जो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल ही कंडीशन में होता है, मतलब मोनोसाइफोनस कंडीशन में होता है। अगर एक ही पॉलन ट्यूब बनती है उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोसाइफोनस या एक प्रागनली अवस्था। मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभार अपन कुछ फैमिली की बात करें वहाँ पर मोर देन 1 पॉलन ट्यूब बन जाती है, उस कंडीशन को अपन कह सकते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। तो आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखने, मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस का क्या मीनिंग होता है। तो जैसे ही पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेट होने के साथ साथ हम देखते हैं मेल गैमेट और पॉलन ट्यूब की भी ग्रोथ होती है। अगला स्टेप मैंने जो आपको बताया कि जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ जो हो रही है वो अपन कह रहे हैं होने के बाद वो स्टाइल से होती हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुँचती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो स्टाइल होता है वो तो होलो होता है, तो आराम से पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है। लेकिन कभी कभार स्टाइल जो होता है हमारा, जो वर्तिका होती है वो सॉलिड होती है। तो पहले से उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उसको खोखला बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर पैक्टिनेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से जो स्टाइल जो सॉलिड होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, होलो मतलब स्पेस बनाना पड़ता है, ताकि पॉलन ट्यूब आगे पास आउट हो सके। फिर अपन बात कर सकते हैं, कभी कभार अपन कह सकते हैं कि जो पॉलन ट्यूब होती है पासेस थ्रू द इंट्रासेल रेजिडुअल मटेरियल, कि अपन कह सकते हैं जो हमारे स्टाइल या स्टिग्मा से होते हुए थोड़ी थोड़ी कोशिकाओं के बीच में से होती हुई पॉलन ट्यूब पास आउट होती है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखनी है कि जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है यूनि डायरेक्शन होती है, हमेशा ओवरी ओव्यूल की तरफ ही होगी। और कीमोट्रॉपी का मतलब होता है यहाँ पर जो फीमेल है उसे अट्रैक्ट करती है यहाँ पर, ताकि पॉलन ट्यूब उसे अट्रैक्ट हो, ओवरी तक ओव्यूल तक पहुँच पाए, तो वहाँ पर केमिकल रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, कीमोट्रॉपी का मतलब यहाँ पर है रसायनवर्ती फैक्टर, जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं हमारे ओव्यूल या बिजांड या हमारे ओवरी के थ्रू, ताकि पॉलन ट्यूब उनसे अट्रैक्ट और सेम डायरेक्शन में आए, इधर उधर ना चली जाए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो एंट्री करवानी हमें ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब, तो ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो 3 टाइप से हो सकती है, 3 मेथड्स हो सकते हैं। उन मेथड्स के पहले नाम सीखें आप लोग, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी। हिंदी में बात करें, बीजांड द्वारी प्रवेश,
या अपने निभागी प्रवेश या अध्यावरणी प्रवेश कि जो हमारा पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में कहाँ कहाँ से एंटर कर सकता है। देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लैक कलर की जो आपको ट्यूब दिख रही है वो पोलन ट्यूब है। अगर वो माइक्रोपाइल से के थ्रू से एंटर हो रही है पोलन ट्यूब तो अपन उसे बोलेंगे पोरोगेमी। अगर वो माइक्रोपाइल से डायरेक्ट एंटर नहीं हो रही, पहले वो अपन कह सकते हैं चैलेजा से आती हुई माइक्रोपाइल की तरफ एंटर कर रही है, मतलब चैलेजा से उसकी एंट्री है। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री माइक्रोपाइल से है इसलिए अपन इसे पोरोगेमी कहें। यहाँ पर जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो चैलेजा से होते हुए माइक्रोपाइल की तरफ है, तो एंट्री तो चैलेजा से है ना, तो नाम हो जाएगा चैलेजोगेमी। और अगर इंटेगुमेंट मतलब जो हमें ओव्यूल के आउटमोस्ट जो कवर थे जिसे अपन ने अध्यावरण कहा था, आउटर इनर इंटेगुमेंट, अगर वहाँ से होते हुए एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की तो उसे अपन बोलेंगे मीजोगेमी। तो बेसिक सा आपको पोरोगेमी वाला ध्यान में रखना है क्योंकि ये थोड़ा नाम से अलग है। पोरोगेमी जब एंट्री कहाँ से हो रही है माइक्रोपाइल से, चैलेजोगेमी जब एंट्री कहाँ से हो रही है चैलेजा से, और मीजोगेमी जब एंट्री कहाँ से हो रही है इंटेगुमेंट। अल्टीमेटली जाएगा तो वो हमारे माइक्रोपाइल से होते हुए सिनर्जी सेल्स की तरफ ही, बट एंट्री कहाँ से हो रही है ओव्यूल में, ओव्यूल में बिजार्ड में एंट्री कहाँ से हो रही है इस बात को आपको यहाँ पर अपने माइंड में रखना है। तो ये 3 तरह के हमारे एंट्री हो गई ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की। अब तो हमने देखना है कि हमारे जो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल्स में 3 टाइप वेव से हैं, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। तो मोस्टली जो हमारी एंट्री होती है किस थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है, माइक्रोपाइल्स के थ्रू होती है, तो अपन उसे पोरोगेमी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला जो 4th हमारी जो पॉइंट रहेगा फर्टिलाइजेशन का वो क्या रहेगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेक। यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट एंटर्स ओनली थ्रू द एग एपरेटस, सही बात है। और एग एपरेटस कहाँ किसकी तरफ थे, जो हमारे अंड अपन कैसे उपकरण कहाँ थे, हमारे माइक्रोपाइल बीजांड द्वार की तरफ थे, वहाँ से एंट्री होती है। एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल एंड इज ऑलवेज बाय द वन ऑफ दीज पाथ्स। अब अपन कह सकते हैं कि जो एंट्री है किसकी, पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो माइक्रोपाइल में भी कहाँ कहाँ से होते हुए जाती हैं। दो यहाँ पर 3 अपन देख सकते हैं। पहला है फ्रॉम मिड एग सेल एंड सिनर्जी सेल। तो आपको ध्यान हो जब अपन ने एम्ब्रियो सैक बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि माइक्रोपाइल्स की तरफ एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। तो अपन कह रहे हैं कि अगर एग सेल, ध्यान रखना ये एग सेल और सिनर्जिड सेल से यहाँ से एंट्री हो रही किसकी, पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फ्रॉम द मिड ऑफ द इंटेगमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड सिनर्जिड सेल्स, कि ये जो सिनर्जिड सेल्स और ये जो हमारी इंटेगमेंट्री सेल्स है यहाँ से होते हुए एंट्री हो रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है, पेनिट्रेटिंग द थ्रू सिनर्जिड सेल्स, मतलब सिनर्जिड सेल्स को पेनिट्रेट कर कर पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है। 3 डिफरेंट तरीके से वो एंट्री ले सकता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो बस इतना समझना है कि जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल से होते हुए एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं। वहाँ पर पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं, पोलन ट्यूब वहाँ पर ब्रेक हो जाती है और जो हमारे मेल गैमेट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब ने एंट्री ली है, सिनर्जिड सेल्स इसके बीच अपन कह सकते हैं रैप्चर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, पाथ बन जाता है अल्टीमेटली पोलन ट्यूब की एंट्री का। फिर पोलन ट्यूब भी यहाँ ब्रेक होकर अपने दोनों मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर देती है। ये देखो, कैन यू सी, यहाँ पर देखो दोनों मेल गैमेट्स, यहाँ पर पोलन ट्यूब ने एंट्री ले ली, ये देखो सिनर्जी सेल्स को ब्रेक करके यहाँ से एंट्री ले ली और दोनों मेल गैमेट्स अंदर चले गए। अब मेल गैमेट्स जो अंदर चले गए ना, आगे वाला प्रोसेस मेल गैमेट क्या करते हैं, तो मेल गैमेट ने क्या किया, जो एक मेल गैमेट था उसने तो एग सेल के साथ फ्यूजन कर लिया। 2 मेल गैमेट्स होते हैं ना वन पोलन ग्रेन के अंदर, तो पहला जो मेल गैमेट है उसने तो फ्यूजन कर लिया एग सेल के साथ, और दूसरा जो मेल गैमेट था उसने फ्यूजन कर लिया पोलर न्यूक्लियाई। याद है आप लोगों को, मैंने आपको कहा था ना 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो N+N वाले सेंटर में जो सेल थी उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, तो उसे पोलर न्यूक्लियाई कहा था। तो दूसरा जो मेल गैमेट है उसके साथ फ्यूजन कर लेता है। तो यहाँ पर देखो अल्टीमेटली 2 बार हमारा फ्यूजन हो गया, एक तो मेल गैमेट का एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूजन किसके साथ हो गया, हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब तो वहाँ पर अपन ने देखा, तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में 2 बार फ्यूजन हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। और जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही सिनगेमी हो गई, फ्यूज़न हो गया एग और मेल गैमेट का, तो एक तो हमारे जाइगोट बन गया 2N सेल वाला,
और दूसरी जो कंडीशन बनी वो क्योंकि 2n तो थे ऑलरेडी और एक और n आ गया, तो 3n कंडीशन वाला हमारा क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। तो यहाँ पर 3n वाला अपना क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसे अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3n ने आपस में क्या किया है, फ्यूजन किया है, 2 तो पॉलीन्यूक्लियाई की और एक हमारा किसका, मेल गैमेट का। तो उस कंडीशन को हमने क्या बोलना है, ट्रिपल फ्यूजन। उससे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक 3n कंडीशन वाला एंडोस्पर्म मिलेगा, भ्रूणपोष मिलेगा। एम्ब्रियोसैक तो भ्रूणकोष होता है और एंडोस्पर्म क्या होता है, भ्रूणपोष होते हैं। तो इस तरीके से देखो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी एम्ब्रियोसैक के अंदर और किस तरह मेल गैमेट आपस में फ्यूजन कर कर हमारे इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो फोर्थ स्टेप में जो एंट्री हमने करवाई थी एम्ब्रियोसैक के अंदर पोलन ट्यूब की, तो फिफ्थ स्टेप में अब क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है, द्विनिषेचन ये सलियन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि 2 बार मेल गैमेट अलग अलग सेल्स के साथ फ्यूजन कर रहे थे। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि एक सेल हमारी कौन सी बन रही थी, 3n कंडीशन वाली बन रही थी, जिसे अपन ने क्या बोलना है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। तो फोर्थ फिफ्थ स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब अपन देखते हैं, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में पहला स्टेप क्या हो जाएगा, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा और 2n कंडीशन ऑफ जाइगोट बनाएगा। और जो पॉलीन्यूक्लियाई जो सेंटर सेल के अंदर वो उसके अंदर साथ कौन फ्यूज हो जाएगा, वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे सबसे पहले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। उसके बाद मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज होगा और 3n कंडीशन वाली एक सेल बनेगी जिसे अपन बोलेंगे एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। इसे ही अपन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ध्यान ये रखना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वही आगे चलकर हमारा एंडोस्पर्म बनाती है और ये ही एंडोस्पर्म जो जाइगो वाइल द जाइगो, ये तो अपन कह सकते हैं कि जो 3n कंडीशन बनी ना सेल, उसका पहले तो नाम अपन रखना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वही आगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के अंदर है जिसे अपन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह रहे हैं। वही सेल आगे चलकर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी, भ्रूणपोष बनाएगी और जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं गैमेट का फ्यूजन और ट्रिपल फ्यूजन, इसे ही हमने कलेक्टिवली क्या नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले नवास्टिन ने देखा था फर्टिलेरिया लीलियम के अंदर इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमारा मेल गैमेट, दूसरा हमारा एग सेल, एक कंडीशन बन रही है जाइगोट की, एक अपन कह सकते हैं 2 हमारे जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज्ड हो गए, 2n बन गए, और एक हमारा मेल गैमेट, तो 3n कंडीशन बन गई हमारी एंडोस्पर्म की। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है PEC, वही आगे चल के एंडोस्पर्म बना रही है। और ये तो अपना अपन कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन की कहानी होगी। इन दोनों को कलेक्टिवली हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया और जाइगोट हमारा एम्ब्रियो बना रहा है आगे चलकर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, नवास्ची ने सबसे पहले इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एंजियोस्पर्म के अंदर बताया था। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन की, तो सिंपल सी बात है, जो एंडोस्पर्म बनता है, जो भ्रूणपोष बनता है, वो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन का काम करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का काम करता है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो ये एंडोस्पर्म बनता है ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं बोथ द वाइटलिटी ऑफ द सीड गैमेट फ्यूजन एंड द ट्रिपल बोथ आर नेसेसरी। सिंपल सी बात है, जब अपन कहते हैं गैमेट फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो सीड की जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, प्लस वेरिएशन भी आते हैं, हाइब्रिड कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, फर्टिलाइजेशन में जब 2 अलग अलग गैमेट का फ्यूजन होता है तो नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इतना सही है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है और एक मेल गैमेट जो होता है पॉलीन्यूक्लियाई या सेकेंड न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर कर हमारा एंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। यही इंपॉर्टेंट कहानी है पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की। तो ये होप फॉर कि हमारा जो सेकंड फेज थी फर्टिलाइजेशन की, उसके 5 स्टेप हमने देखे। पहला हमने क्या देखा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। दूसरा हमने क्या देखा कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तीसरा हमने क्या देखा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। चौथा हमने क्या देखा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। और पांचवा हमने क्या देखा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इतने ज़्यादा स्टेप होते हुए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, कहीं पर भी कोई भी एरर आ जाए, कोई भी बैरियर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, कोई ना कोई रीज़न से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन होना एक बहुत रैंडम प्रोसेस हो जाता है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये इसलिए अपन कह सकते हैं इसमें टाइम टेकिंग है, बट एट दी एंड हमें रिजल्ट में वैरायटी मिलती है, नए करेक्टर मिलते हैं। और ये ज़रूरी भी है नेचर के लिए, लाइफ के लिए। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसी से नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये एक पूरा
प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और एंडोस्पर्म भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसको हम बात करेंगे। सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डाइकोट और मोनोकोट सीड में क्या डिफरेंस रहता है, इन कॉन्सेप्ट को लेकर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो हमने अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट किया है। तो थैंक यू।